अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम कार्डियोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, अमराज़ क़ल्ब के हवाले से बात करते हैं। तो अमराज़ क़ल्ब की जब भी हमने बात की है, जो भी डिजीज़ की बात की, एंजाइना हो गया है, हार्ट अटैक हो गया और दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुंसलिक हैं अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर से मोस्टली, कि हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा, मुस्तकिल रहेगा तो वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि ब्लड प्रेशर के हवाले से जो न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स हैं उनके हवाले से ही बात की जाए, जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और वो ट्रीटमेंट पर हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रोल्स नहीं है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात की जाएगी। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन माशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। और डॉक्टर आरिफ को आप पहले भी प्रोग्राम में हमारे देख चुके हैं और सुन चुके हैं। डॉक्टर आरिफ, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं यानी ब्लड प्रेशर की जी। तो जो न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स हैं यानी जो नए पेशेंट्स जिनको अभी पता चला है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो एक तो पहली बात ये कि इसकी वजूहात क्या है कि ये एक अब यंग एजेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आ रहा है, और फिर ऐसी सूरत में उनको ट्रीटमेंट क्या एडवाइस करते हैं? जी, शुक्रिया डॉक्टर अता प्रोग्राम में इनवाइट करने का। वेलकम। और नाजरीन का भी शुक्रिया कि वो इस खूबी से जो कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उसमें बुक बखूबी इंटरेस्ट लेने का। जहाँ तक हाइपरटेंशन का ताल्लुक़ है तो हम ये देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन यंग एजेस में अब बहुत हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है। और जब भी हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हाइपरटेंशन कहाँ कब जाता है। कि जब ब्लड प्रेशर स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी 140/80 से अबव हो ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला 140 और नीचे डायस्टोलिक। अच्छा, ऐसी सूरत में नीचे का नॉर्मल होता है, नीचे ऊपर का बड़ा? जी हाँ, 80 से अबव हो, यानी डायस्टोलिक अगर 80 से अबव हो तो तब जाके हम उसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। और फिर हम फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आया ये जो ब्लड प्रेशर है ये रेस्टिंग कंडीशन में इतना ही फ्रीक्वेंटली राइज अप हो रहा है या वो स्टैटिक है। अगर तो वो राइज अप की जानिब है, यानी आपकी जो दिन के रूटीन के जो औकात के हैं, यानी ऑफिस वर्क की तरफ जाना या कोई भी ऐसा काम करना जो कि रूटीन वर्क में अगर वो राइज हो रहा है, मुस्तकिल बढ़ रहा है, जी हाँ, तो फिर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये ब्लड प्रेशर है और इसे कंट्रोल में लेकर आना, जो कि हमारा टारगेट गोल ऑफ ब्लड प्रेशर यूजुअली यही होता है कि वो इट शुड बी लेस देन 130/80। अच्छा डॉक्टर आरिफ, एक चीज़ जो मैंने पहले भी अक्सर प्रोग्राम में हमने डिस्कस हुई है कि अलामात जो हैं, जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया तो होता होगा ना कि हाँ ब्लड प्रेशर हो रहा है या बढ़ गया है। देखिए, हाइपरटेंशन को कई अक्सर यही कहा जाता है इट्स अ साइलेंट किलर। तो 90% ऑफ द केसेस में अलामात के साथ वो जाहिर नहीं हो पा रहे होते हैं, मगर कई दफ़ा पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं विथ हेडेक, विथ टायर्डनेस, फिर बैक एक का भी कंप्लेन हो रही होती है, नेक के जो गर्दन के पीछे के जो होता है वहाँ पे सिवियर पेन हो रहा होता है। तो हम उस दौरान ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर रहे होते हैं। मगर ब्लड प्रेशर अगर उस टाइम पर अगर चेक किया जाए, अगर वो रेज्ड है, तो ड्यू टू द एक्सर्शनल फैक्टर या इमोशनल फैक्टर या स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से अगर ब्लड प्रेशर राइज होता है तो इसका ये दर हकीकत बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसको पहली रीडिंग पे ही हाइपरटेंशन करा दिया जाए। क्योंकि जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं डॉक्टर आरिफ, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो ये इमोशनल या एक्सर्शनल फैक्टर्स हैं, ये शायद थोड़ा सा ना समझ पाएँ, तो थोड़ा सा इजीली आप इसको बता पाएंगे? किसी भी मूड ऑफ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, कोई भी आपके मूड के चेंजेस की वजह से जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी का तारी होना या रोना तारी होना, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस लेवल फैक्टर्स बढ़ जाता है और फिर बॉडी के हार्मोनल फैक्टर्स भी, यानी ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। आप जब बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या तेज़ तेज़ चल रहे हो या भाग रहे हो और फ़ौरन इसके बाद ही अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना और वो अगर बढ़ता हुआ आ जाए, यानी ऊपर वाला 140 से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक वो 80 से अबव आ जाए, तो उस सूरत हाल में भी इसको हाइपरटेंशन करा दिया जाता है। अच्छा, यानी एक्सर्शनल भी, यानी एक्सरसाइज के बाद भी? जी हाँ, बिल्कुल। और तीसरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाए तो वो रेस्टिंग कंडीशन में, सुकून की हालत में, और उस सुकून की हालत से मुराद मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहे हो, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं, आप बिल्कुल तेज़ चल कर आए हो तब नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कई लोग हज़रात, पेशेंट हज़रान, वो गुस्से की हालत में उस टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। तो वो याद रखिए कि वो एक्सर्शनल फैक्टर्स की, बाहर की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, मगर एक्चुअल ब्लड प्रेशर जब ही उसकी आइडियल वैल्यू हमें पता चल सकती है
कि जब वो एक रेस्टिंग कंडीशन में हो। ठीक है। इसके साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट की जानिब जब आ रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि आजकल क्यों ऐसे है कि यंग एज में लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज में हम जैसे यंग एज कह रहे होते हैं, उसमें यंग एज में हम देख रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज्ड है जी। इसकी वजह एक बात यही है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि यानी बिल्कुल हर चीज़ को बहुत रिलैक्सली लेके करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, भाग दौड़ ना करना। जी हाँ। ठीक है। और फिर दूसरा डाइट की तरफ बिल्कुल ख्याल ना रखना जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक का होना, ठीक है, और घी चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ का ना करना, बाहर की जो बिल्कुल ही जो ईज़िली जो मिल जाती हैं जो कि कुक्ड होता है तो उसको करना। तो एक्चुअल जो आपकी जो एक्चुअल बेसिक जो फूड मटेरियल्स हैं जिसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उसको कम इस्तेमाल करना है। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि यंग एज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं यानी अपनी खून में चर्बी की मिकदार चेक करवाते हैं और अगर वो नॉर्मल निकलती है उसके बावजूद भी देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की शिकायत नज़र आती है पेशेंट्स में। देखें, बात यह है कि जब आप एक तो लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं तो आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो पूरा प्रोफाइल है वो करवाएं, खाली टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू से नहीं पता चल रहा होता। ठीक है। क्योंकि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में आपको एलडीएल का पता चलता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहलाता है, विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो कि हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज ज़्यादा हों, यानी 40 से अबव हों एचडीएल। बल्कि अब तो एलडीएल्स में भी वीएलडीएल्स तक आ गए हैं कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से। तो एलडीएल को हमें कम रखना है। गाइडलाइंस जो कि ये कहती हैं कि जो कि कार्डियक रिलेटेड ऑलरेडी पेशेंट्स से, तो उसमें वो कहते हैं 90 to 100 से बिलो हो तो वो बहुत ही बेहतर और आइडियल कहलाया जाता है। फिर भी अगर 100 से अबव हो तो फिर उसमें हमें देखना पड़ता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट। अच्छा, जब हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हार्ट के अलावा अगर देखें तो स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा एरिया है, यानी जिसमें फालिज का अटैक जिससे कहते हैं अगर आपको हो जाना, तो वो ऐसी ये कितने % चांस होता है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो फालिज का उनको अटैक हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा ये कि हमारे पास इतने पेशेंट्स कई दफ़ा आते हैं क्योंकि जैसे ही मैंने पहली बात में कहा था कि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। हमें पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर एक अरसे दराज से बढ़ रहा होता है। आपने कभी अपने फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया और पता नहीं चल रहा होता। तो एक एज के स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से कई दफ़ा आर्टरीज स्टेनोज्ड हो जाती हैं, कैल्सिफाइड हो जाती हैं, यानी जो नहीं ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक तो आप यह नहीं कहेंगे, यानी स्टिफनेस की तरफ आ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है। और जब वो ब्लड प्रेशर एक अरसे दराज तक मुसलसल एक हाई की जानिब होता है और वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते चला जाता है, इस हद तक कि वो 180 सिस्टोलिक को क्रॉस कर जाता है ऊपर वाले ब्लड प्रेशर, और 90 तक से भी ऊपर जाना, तो फिर वहाँ पर कई दफ़ा पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है कि सिम्टम्स और अलामात ज़ाहिर इस तरह से होने शुरू हो जाती हैं कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, यानी हो सकता है कि जो नहीं आपकी वीकनेस डेवलप होने शुरू हो जाए। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर साहब, सॉरी टू आप इंटरप्ट यू, ये जो अब जैसे हम फालिज की अभी हम बात करें, एक तो होता है कि बहुत अचानक सा स्ट्रोक सा आया और उसके बाद वो जिसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, और ये जी हाँ, और ये कुछ अरसे हफ्ता 10 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखने में आते हैं कि जिनको फालिज हुआ खासतौर पर ओल्ड एज के अंदर, कि फिर वो हाफ बॉडी जो पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसी सूरत में वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं जी। तो इसको किस तरह देखें, ये जो तमाम जो अलामात जो आप बता रहे हैं, ये सारी फालिज की एक तरह से टाइप्स हैं। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होते हैं कि राइट साइडेड वीकनेस की जानिब है, ठीक है, और उस वीकनेस में जब हम ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, तो ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है, ईसीजी में भी चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें हम अपने मेडिकल टर्म में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की तरफ। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि यानी किसी एक साइड पे सिर्फ वीकनेस डेवलप हो जाना जो है, ये भी इस चीज़ की गमाजी करता है कि चांसेस हैं कि उसको ब्लड प्रेशर की वजह से जहनी दबाव इतना पड़ रहा है और शरियानें दब रही है, तो सिर्फ ये नहीं है कि पूरा फंक्शन खत्म हो जाए, वीक भी हो सकता है। वीक तकरीबन हमारे पेशेंट्स जो कई दफ़ा जो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वीकनेस हो रही है, तो फौरी बेसिस पे वो विजिट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो उस टाइम पे यानी एक अलार्मिंग साइन होता है कि इससे पहले कि टोटल ही बॉडी पैरालिसिस हो जाए, किसी एक साइड की या चारों हाथ के हो जाए पैरालिसिस, वो इससे पहले ही पहुंचते हैं, हम ईसीजी करवाते हैं, फौरी बेसिस पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
और हम उस टाइम पे ये भी करवा रहे होते हैं कि सीटी स्कैन ब्रेन, प्लेन सीटी स्कैन ब्रेन हम करवा के देख रहे होते हैं कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई ब्लीड वगैरह या कोई चेंजेस तो नहीं आ गए। अच्छा, क्योंकि दो बड़ी वजूहत होती है ना, एक तो ये कि हेमोरेज हो गया, यानी शरीयान जो है वो दिल में, जो दिमाग में है वो रप्चर हो गई छोटी सी, और एक ये कि जैसे कतला दिल में जमता है, हार्ट अटैक की सूरत अख्तियार करता है, इसी तरह ब्रेन में भी ऐसे। जी हाँ, तो इसमें जो नहीं स्ट्रोक की भी जब हम मेडिकल टर्म्स में हम यही कहते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें वेसल्स की ब्लॉकेज का होना, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई हैं, ब्लीड हो चुका है ब्रेन में इंटरनली, शरीयानें फट गई हैं। जी हाँ, और फिर ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से, और फिर अल्टीमेटली वही पैरालिसिस की जानिब होता है। अच्छा, बजाय वैसे थोड़ा सा हमारा डिस्कशन डिफरेंट चला गया, लेकिन मैं इसलिए हवाले से पूछना चाहूँगा, अमूमन इसका ट्रीटमेंट है या खुद से ही जो है आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाता है? देखिए, इसी वजह से ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल की जानिब रखिए, और उसके जो आइडियल गोल ऑफ द ब्लड प्रेशर हम यही कह रहे होते हैं कि इट शुड बी लेस देन 130/80, 130/80 से बिलो हो। अगर तो ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा रहता है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू कीजिए। अब जहाँ तक फालिज के पेशेंट्स का ताल्लुक है कि जिनमें ऑलरेडी फालिज हो चुका है और उनमें ब्लड प्रेशर तकरीबन बेसिस पर हाई रहता है, तो फिर हमें वहाँ ये देखना पड़ता है सीटी स्कैन करवा के, प्लेन सीटी ब्रेन्स करवा के, कि जो आया जो है वो क्या ब्लड की लीकेज हो चुकी है ब्रेन में या नहीं, जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक हम कहते हैं। अगर तो हो चुकी है तो फिर हम अगले 24 से 48 घंटे में हम ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे नहीं गिराते, और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस ने अपने गाइडलाइंस में बड़ा क्लियर कट प्रूफ किया है, जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है और उस गाइडलाइंस को प्रैक्टिस भी की जाती है, और इस पे तमाम डॉक्टर हजरात और कार्डियोलॉजिस्ट ने इत्तेफाक किया है कि जब भी हेमरेजिक स्ट्रोक होगा, यानी जो ब्लड की लीकेज हो जाती है ब्रेन में, तो 48 घंटे तक कोशिश ये की जाती है कि ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम ना किया जाए, उसको ग्रेजुअली 180/80 तक उस तक लेके आया जाए, और फिर वो खुद ब खुद नीचे आ जाए। मगर अगर यही इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें एक क्लॉट का किसी आर्टरी में फंस जाना और फिर उसकी वजह से वीकनेस डेवलप होती है, उसमें भी अगर पैरालिसिस हो जाती है मगर ब्लड लीकेज नहीं होती उस वेसल से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम कोशिश यही करते हैं कि 150 जो 150/80, 150/80 से मुराद मतलब यह कि ऊपर का डायसिस्टोलिक 150 और डायस्टोलिक 80 से बिलो ना जाए, उस तक हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी डॉक्टर साहब कि जब नए ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं जो अभी न्यूली डायग्नोस हुए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, नमक पे कंट्रोल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम करते हैं, और तो क्या उनको मेडिसिन की ज़रूरत या वक्ती पड़े और बाद में ठीक ज़रूरत ना पड़े? ऐसा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसी वजह से 2019 की जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, जिसमें कैनेडियन, अमेरिकन और यूरोपियन, इन तीनों ने एक गाइडलाइंस नहीं सेट कर दी हैं, नई बिल्कुल गाइडलाइंस है, और उसके मुताबिक ये है कि अगर तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो उन्होंने हमें ये बता दिया है कि उसमें आप अपने डॉक्टर को रुजू कीजिए, आप ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करेंगे। मगर अगर स्टेज 1 है या इससे बिलो है, स्टेज 1 से मुराद मतलब क्या है, यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/80 के करीब है तो उसको भी स्टेज 1 हाइपरटेंशन में कंसिडर किया जा रहा है, पहले इसको नहीं कंसिडर किया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे उसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद मतलब यह है कि आप 2 चीज़ों पे मेनली फोकस करते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी के पूरे लाइफस्टाइल में इस तरह से अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करना कि उसमें आप एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे घंटे के लिए वॉक करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, नहीं तो कम से कम डेली बेसिस पे मिनिमम 25 to 30 मिनट्स डेली बेसिस पे वॉक। यानी पॉसिबिलिटी है कि मेडिसिन ना यूज़ की जाए या मेडिसिन वक्ती यूज़ की जाए और फिर ख़त्म कर दी जाए? जी हाँ, ये स्टेज 1 में तो बिल्कुल है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ कर रहे होते हैं, या स्टेज जब आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की तरफ कह रहे होते हैं तो तब आप यही कर रहे होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है। मगर अगर तो ये है कि अगर तो ब्लड प्रेशर इवन दो कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली है, एक्सरसाइज कर लिया है, डाइटरी फैक्टर्स को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर लिया, यानी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर पोटेशियम का ज़्यादा इंटेक, यानी पोटेशियम के ज़्यादा इंटेक की वजह से भी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल का एक बहुत बेहतरीन मेन रोल है। हमारे कई पेशेंट्स को, हमारे कई डॉक्टर हजरात में भी जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उन तक भी मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप बनाना के 2 बनानाज या आप खजूर का इंटेक सिर्फ एक अगर आप कर लेते हैं तो उसमें पोटेशियम का लेवल तकरीबन नॉर्मल हो जाता है।
और इस यानी पोटेशियम का रोल है ब्लड प्रेशर कम करने में। पोटेशियम अगर आप जो नहीं नॉर्मल लेवल तक ले आए, क्योंकि बाद हम हमारे कई दफ़ा डाइटरी मॉडिफिकेशंस में पोटेशियम का इतना रोल नहीं है। लोग समझते हैं कि पोटेशियम के इनटेक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मगर जबकि ऐसा नहीं है। पोटेशियम लेने से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल रहने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अच्छी बात आपने और बताई। साथ साथ जी जी इसमें एक चीज़ मैं ये बताऊं कि आजकल दूसरी डिफरेंट तरह की डाइट्स आ चुकी हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए मेनली जो डाइट जो रिकमेंड की जाती है, नाजरीन वो गूगल पर टाइप करके उसको देख सकते हैं कि डैश डाइट बहुत कॉमन ये है। डैश डाइट, जी हाँ, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये बहुत मशहूर डाइट है। इस तरह से हमने जैसे डायबिटीज के लिए की जाती है इसी तरीके से एटकिंस डाइट है, इस तरह से दूसरी मुख्तलिफ तरह की डाइट है। जो डैश डाइट है ये आइडियली रिकमेंडेड की गई है फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मदऊ करें और इस हवाले से हाइपरटेंशन के हवाले से जो लोगों के कंसर्न है इंशाल्लाह उसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकें। इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।